अब बताइए किसने उसको 240 पे रोका? सोचिए जरा। आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन 5 साल में बिना पैसे के, कोई इन्वेस्टमेंट के, 5 साल में आप 1 मिनट 30 सेकंड के लिए सनातनी नहीं हुए। यह शर्म की बात है। उस 30 सेकंड में आपको जाति, मेरा, तेरा, इसको नीचे दिखाना है, उसको नीचे दिखाना है, आपने उसे 240 पर रोक दिया है। किससे बदला ले रहे हो? किसको स्थापित करना चाहते हो? किसको मैसेज दे रहे हो? अपने छोटे माना कि महंगाई होगी, माना कि बहुत सारे काम नहीं होंगे, लेकिन जो काम इस वक्त हो सकते हैं वो बाद में नहीं होंगे। 1 मिनट की, 10 सेकंड की गलती में उस वक्त ही आपको दुनिया के सारे फैसले करने थे। सबक सिखाना है, फलाना है, ढिमाका है। मैं फिर कह रहा हूं, शांति बनाए रखिए। 272 जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन वक्फ बोर्ड 24 घंटे में हट जाएगा। मुझे इसलिए आपने अगर गलती कर ली है और प्रायश्चित है, तो दोबारा गलती मत कीजिएगा। एक छोटी सी गलती हजारों साल तक कितना बड़ा नुकसान करती है, यह हमने हमेशा देखा कि जब जब डिसाइसिव बात हमको करनी थी, उसी वक्त हमने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर इतिहास में चचा फूल वाले को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिसको उस अपनी पार्टी के लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया, वो इस देश का पहला प्रधानमंत्री हो गया। और ये गलत नैरेटिव सेट कर दिया, झूठ बोला कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। जवाहरलाल नेहरू ने पहली शपथ 47 में नहीं ली थी, 2 सितंबर 46 में ली थी। लॉर्ड वॉविल ने उन्हें शपथ दिलाई थी। यह सच्चाई नहीं जानना चाहते आप? उस वक्त भी ऐसे महान लोग थे। वो ठीक है, कांग्रेस पार्टी में होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं थी, वो वाली पार्टी थी। उसमें कैसे महान लोग थे, ये इसका पता नहीं लगाया आपने। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि बार बार शत्रु को सिर्फ इस वजह से मत देखिए कि वो इधर खड़ा हुआ है। हो सकता है कि वो इधर खड़े होने के बाद भी कुछ बड़ा कर सकता हो। उस भाव को रखिए, छोटी छोटी पॉलिटिक्स में मत पड़िए। जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो गांधी जी के कान में कह गया था कि सत्ता का हस्तांतरण हम नेहरू को करेंगे। 6-7 साल से लगातार मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट थे। 1940 में रांची से 100 किलोमीटर दूर एक रामगढ़ जगह है, उस रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अगर अध्यक्ष का नया चुनाव होगा, वही प्रधानमंत्री होगा, तो सबसे पहले गांधी जी अनाउंस हो गया कि नया अध्यक्ष चुनना है। महान थे वो कांग्रेसी, मैं उनका नाम नहीं जानता, मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी मुझे मिल नहीं पा रहा है, लेकिन मेरे जीते जी जब भी मिलेगा तो मैं चिपका के जाऊंगा ताकि लोग याद रखें। आप उन महान कांग्रेसियों को देखिए कि गांधी जी ने यह कहा कि चुनाव होना है, अध्यक्ष पद के लिए नाम मांगे गए। सोचिए, उन कांग्रेसियों ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उम्मीदवार ही नहीं बनाया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव है, उन कांग्रेसियों ने उनका नाम ही नहीं भेजा। तब लाठी वाले निकले, बोले मेरी पहली पसंद तो नेहरू है। उनके दबाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट बनाया पड़ा। उनके दबाव में, जो हाई मॉरल ग्राउंड लेके इस देश में कहा हो ऐसा तो कोई है ही नहीं। उनकी गरीबी इस देश में बड़ी महंगी पड़ती थी कि ट्रेन में पहले उनका रिजर्वेशन कराओ, फिर बकरी का कराओ, क्योंकि वो विशेष किस्म के दूध पीते थे और कहते थे गरीब हैं। ऐसी गरीबी भगवान किसी को न दे जो राष्ट्र पे बोझ बन जाए। उन्होंने अपील की तो कांग्रेसियों ने उनके लिहाज में उनका नाम दे दिया। लेकिन
15 प्रांतीय असेंबलियों से वोट पड़े अध्यक्ष पद के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरे तेरे को छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने 15 प्रांतीय असेंबलियों ने जब अध्यक्ष पद चुनने के लिए वोट भेजे, ये आज आप कहते हैं ईवीएम हैक कर ली। ये आज आपको पता चला? इस देश की शुरुआत में ही ईवीएम हैक हो गई थी। पता नहीं आपको? ये वो काले सच हैं जो अब सब सार्वजनिक हैं। कोई बताता नहीं, लगता होगा क्यों बताओ। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक पास्ट पता नहीं होगा भविष्य ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पास्ट का जानना जरूरी है। किसी को छोटा बड़ा दिखाना नहीं है। मेरी किसी से निजी झगड़ा नहीं है। 15 प्रांतीय असेंबलियों से वोट डाले गए। जब वोट खुले तो गांधी जी के सबसे नजदीकी, सबसे भरोसेमंद गांधी जी ने सोच के बनाया था कि इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक ही आदमी उन्हें मिला, क्योंकि वो गांधी जी के सबसे विश्वासपात थे। लेकिन वो आदमी को मैं कहता हूं, अगर मैं होता तो उसको मरणोपरांत भी भारत रत्न देता। उस आदमी ने गांधी जी से अपनी नजदीकी का कोई काम ऐसा नहीं किया। बहुत नजदीक थे। यहां से अफ्रीका जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, सब जगह वही थे। लेकिन गांधी जी ने यह सोच के उनको बनाया कि ये जो पेटियां खुलेंगी और इनमें से जो जिन्न निकलेगा, ये आदमी मैनेज कर लेगा। उस आदमी का नाम जानते हैं आप? आचार्य जेबी कृपलानी। उनकी देखरेख में पेटियां खुली और पेटियां खुलते ही उसमें से 2 वोट इनवैलिड हुए, यानी ही नोटा आज का है, और बाकी के 12 वोट, 1 वोट जेबी कृपलानी को मिला और बाकी के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस पूरी प्रक्रिया को किसी विशेष व्यक्ति को लाने के लिए पहले बेईमानी की, पहले अपने कद का इस्तेमाल किया, और जब इस देश के जागरूक लोगों ने उस कद को नकार दिया तो पटेल के पास चिट्ठी भेजी गई, तुम इस्तीफा दे दो, पद से हट जाओ। वो कद्दावर आदमी था, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था। एक बार उसने पर्ची लौटा दी, दूसरी बार दी, उसने पर्ची फाड़ के फेंक दी और उठ के चला गया। जिस बेईमानी के साथ भारत की आजादी से पहले देश में झूठा फरेब के साथ प्रधानमंत्री बना हो, उस देश में तो फिर आलू से सोना बनाने वाले पैदा होंगे। सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री वो बने, और उनको 2 सितंबर 1946 को शपथ दिलाई गई। और कमाल है, भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत आजाद हुआ, कमाल का आजाद हुआ, वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन मेरी डिबेट का हिस्सा यह है कि जब आपने ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइस रॉय, द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे ना। 15 अगस्त की सुबह लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए। ये तो कमाल के थे भाई। इधर थे, इधर आ गए और देश आजाद है। और फिर उनको दोबारा शपथ दिलाई गई। और 1948 8 अप्रैल 1948 की चिट्ठी क्लेमेंट एटली, जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उस देश के सारे पेपर सार्वजनिक हो गए। उसमें एक चिट्ठी मिली है, कैबिनेट की मीटिंग की चिट्ठी है। वो कॉपी इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं ज्यादातर जगह लेके चलता हूं। 8 अप्रैल 1948 में भारत, आजाद भारत के रोशन ख्याल प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिख रहे हैं एटली साहब को, और चिट्ठी में लिख रहे हैं कि माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर बर्मा के गवर्नर के रूप में कर दिया गया है। मैं आपसे अनुमोदन और अनुमति चाहता हूं माय लॉर्ड
कि मैं बंगाल के गवर्नर सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाता हूं, कृपया इसकी अनुमति दी जाए। ये 1948 में है, आप कहते हैं देश आजाद हो गया था।